हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी टाइपिंग एंड एफिशिएंसी कर रहे होंगे। दोस्तों, कल आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड ने अपना जो टाइपिंग के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब उसको लेकर बहुत लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उनके जो डाउट्स हैं उनको दूर करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो के अंतर्गत सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे। बहुत आसान भाषा में अपन सभी चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ भी आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी पॉइंट हैं मैंने सभी को शामिल कर लिया है और सभी को धीरे धीरे एक एक करते हुए अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो वीडियो है किसको लेकर है? आपने देखा होगा कल टैपिंग एंड एफिशिएंसी का ऑफिशियल जो दिशा निर्देश हैं, जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो हम एक ही वीडियो में सभी डाउट्स दूर आपके कर देंगे। और जो बहुत लोगों के दिमाग में जो डाउट्स आ रहे हैं, बार बार हमारे वीडियो के नीचे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑल्ट एंड कंट्रोल की का यूज होगा या नहीं होगा। और जो वर्ड आएंगे, जो पैराग्राफ आएगा, कई बार वो क्या है, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वर्ड हाईलाइट होके आ रहा होता है। उससे क्या है, आसानी हो जाती है। तो यही उनका डाउट है कि एग्जाम में वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं होगा, और जो बैक स्पेस है उसका यूज होगा या नहीं होगा। और भी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। तो सभी को अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बना रहिएगा यदि आपको सभी चीज़ें जाननी है। क्योंकि दोस्तों, जिस युद्ध में आप उतरने वाले हैं, यदि आपको उसके रूल ही नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या है, मात खा जाओगे। कई बार आप चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन यदि वहां पर थोड़ा भी रूल इधर उधर हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि ये तो करना ही नहीं था और आपने वो चीज़ कर दी, तो आपके सही के चक्कर में गलत हो जाएगा। यानी आप जो पॉजिटिव लेकर चल रहे थे वो चीज़ कई बार नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए कुछ नहीं जा रहा, आध पौन घंटे की बात है, अच्छे से आपके जो रूल्स हैं उनको पढ़िए, देखिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। यदि आप रूल्स को समझने के लिए आध घंटा भी नहीं दे सकते और आप इस एग्जाम को फाइड करने जा रहे हो, ठीक है, तो इसलिए आप बहुत सहूलियत से धीरे धीरे पूरा समय दीजिए इसको पढ़ने के लिए। अब क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो मैं ऐसे पॉइंट लगा के आ रहा हूं। ठीक है, पॉइंट लगा के लाया हूं मैं, जिससे क्या है, आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सर इस पीपीटी में क्या कहना चाहेंगे। देखो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि आपकी टाइपिंग एग्जाम डेट है क्या है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, मुझे पता है, जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहा है सभी को पता होगा कि हमारी एग्जाम डेट टाइपिंग की कब है। देखो, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कब किया है? 12/12 को किया है। तो यहां पर इन्होंने ये सारी चीजें लिख रखी हैं, आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन जिस चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है, जो आपकी एग्जाम डेट है ना मेरे भाई, वह आपकी एग्जाम डेट ये रहने वाली है। ठीक है, जो आपकी एग्जाम डेट है वह आपकी ये रहने वाली है। तो आपको ध्यान देना है, जो आपका एग्जाम है टाइपिंग एंड एफिशिएंसी का, वह 21 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक होने वाला है। यहां पर मुझे यही बात करनी थी। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, 21 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक। अब अगली पीपीटी की ओर चलते हैं। अगला आपका पॉइंट क्या है? ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है, यहां पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि न्यूनतम उत्तीर्ण मांग कितने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक ऐसा वातावरण बना रखा है, नहीं 50 की स्पीड लाओ, 40 की स्पीड लाओ, 50 की स्पीड लाओ। अरे भैया, जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि सभी 50 की स्पीड लाएं, सभी 40 की स्पीड लाएं। अरे आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। मान के चलो उन्होंने सोच लिया हमें तो 50 स्पीड नहीं लानी, 40 की स्पीड नहीं लानी, हमें तो केवल पास होना है, हमारे बहुत अच्छे नंबर आ रखे हैं रिटन एग्जाम में। तो हमको ये बताया जाए कि न्यूनतम कितने अंक पर पास हो जाते हैं टाइपिंग में। तो वही बात अपन करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको जो यहां पर देखना है, जो गाइडलाइंस के अंतर्गत लिखा गया है कि आपका जो ये एग्जाम होगा, परीक्षा प्रारंभ होने से, ठीक है, 1 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।
यानी कि आपको अपने परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले ही प्रवेश कर जाना है, ठीक है, पहुंचना नहीं है। यानी कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 1 घंटे पहले आपको एंटर कर जाना है। कहीं ऐसा नहीं हो 2-4 मिनट के अंतर्गत आपसे टैपिंग नहीं करवाई जाए, तो ये विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें अपन जानते हुए भी गलती कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर गाइडलाइंस में लिखा गया है, उक्त परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट का लिंक अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, अभ्यर्थी आवश्यक रूप से ट्रायल कर लेवें। देखो, आप मॉक टेस्ट के बारे में जानते होंगे। ये जो मॉक टेस्ट है, आपकी जब परीक्षा होगी उससे पहले बोर्ड की वेबसाइट पर आपको एक क्या ट्रायल के लिए दे दिया जाएगा कि हमारा जो एग्जाम है टाइपिंग रेट एफिशिएंसी का कुछ इस तरह से रहने वाला है। इन चीज़ों के बारे में एक डेमो आपको पहले ही दिखा दिया जाएगा। जो अधीनस्थ बोर्ड है ये अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या वो करने वाला है, टाइपिंग के अंतर्गत कैसे पैराग्राफ आएंगे और यहाँ पर मतलब एफिशिएंसी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका डेमो ये एक मॉक टेस्ट जारी कर देगा। आप चाहें तो यहां से इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। कब करेगा ये अधीनस्थ बोर्ड ही बताएगा। लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय फेज यानी टंकण यानी टाइपिंग दक्षता यानी इफिशियंसी में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत निम्नानुसार 4 भागों में करवाई जाएगी। देखो, आपसे जो टाइपिंग है और जो एफिशिएंसी है वो 4 स्टेप्स में करवाई जाएगी। जैसे ही आप वहां पर जाओगे, आप अपने सिस्टम के ऊपर बैठोगे, सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम को चेक कर लोगे। आगे नियम आने वाले हैं कि आपको क्या क्या है। यदि आपके माउस में खराबी आ जाए, कीबोर्ड खराब हो, अच्छे से वर्क कर नहीं कर रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि आपसे कौन कौन से स्टेप्स करवाए जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपसे हिंदी की टाइपिंग करवाई जाएगी। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और टोटल जो फुल मार्क्स हैं हिंदी के, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 25 अंक रहने वाले हैं टाइपिंग में, हिंदी की में। लेकिन ये नहीं है कि सभी को 25 अंक लाने हैं। देखो, यहाँ पर न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है, यदि आप 9 लेकर आ जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, ठीक है, इसके अंतर्गत, टाइपिंग के अंतर्गत। यानी कि टाइपिंग में आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद जो कट ऑफ निकलेगी वहां से डिसाइड होगा। यदि आपके यहीं पर 9 नंबर नहीं आते हैं तो फिर कट ऑफ पर जाने की जरूरत नहीं है, फिर यहीं से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये कहना चाह रहा है। उसके बाद आपसे अंग्रेजी की टाइपिंग करवाई जाएगी। वही बात है, फिर 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके भी 25 अंक रहने वाले हैं और मिनिमम यहां पर भी आपको 9 नंबर लाने हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी की क्या करवाई जाएगी, आपसे दक्षता यानी कि इफिशियंसी करवाई जाएगी। 10 मिनट का ही समय दिया जाएगा और ये भी आपके 25 अंक की रहने वाली है और यहाँ पर भी आपको न्यूनतम 9 अंक के लाने पड़ेंगे। उसके बाद अंग्रेजी जो आपकी इफिशियंसी है उसको करवाया जाएगा। इसके लिए भी 10 मिनट दिए जाएंगे और 25 अंक का ये भी रहने वाला है और मिनिमम आपको 9 अंक चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST से हैं तो ये जो आपके मार्क्स हैं, इनमें आपको 5% की क्या है, शिथिलता दी जाएगी। तो मेरे भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि आप इनमें शिथिलता ले रहे हो ना, पासिंग मार्क्स में ही यदि आप शिथिलता ले रहे हो, तो ये मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं, यदि आप बिल्कुल मिनिमम पासिंग मार्क्स ला रहे हो ना, तो उससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों, कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाने वाली है। यहां से तो आप मिनिमम लेकर आओगे तो टोटल कितने बन रहे हैं, 36 ही बना पाओगे आप। अब आप जोड़ो, यहाँ तो अपन बात कर रहे हैं कि टाइपिंग के बाद जो आपकी कट ऑफ है वो कम से कम 90 तक बढ़ने वाली है और आप यहाँ पर 36 ही बढ़ा रहे हो, तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। चाहे आपको इसमें क्वालिफाई कर दिया जाए लेकिन कट ऑफ से आप बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको इधर तो ध्यान जाना ही नहीं चाहिए कि सर न्यूनतम कितने लाने। अरे, आप न्यूनतम ले भी आए ना तो भी आपसे कोई काम नहीं बनने वाला है। आपको लाने मैक्सिमम की तरफ ही पड़ेंगे, ठीक है। और आ जाते हैं, आसान बात है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए मेरे भाई, टोटल नंबर हो गए आपके 100 नंबर हो गए। कैसे कैसे हो गए, 10-10 मिनट का हर फेज के लिए आपको क्या है, समय दिया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। फिर यहां पर आपने क्या देखा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने रहेंगे। सर, आप हर फेज में क्या है, 9 9 9 9 9 9 ले आओ और आपके मैक्सिमम कितने रहेंगे, 25 25 25। कितने का टाइम दिया जाएगा आपको, 10 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। और आपको जो मॉक टेस्ट है वो अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा।
और आपको अपने परीक्षा सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना है, इंटर कर जाना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको ये, ठीक है, टाइपिंग करवाई नहीं जाएगी, पहले ही आप क्या है डिस्क्वालीफाई, बाहर कर दिए जाओगे। उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं अब कि सर हम टाइपिंग के लिए चलो पहुंच गए, हमें 10 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन हमें ये तो बताओ कि कितने पैराग्राफ आएंगे और पैराग्राफ में कितने शब्द आएंगे। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए शब्दों की संख्या और शब्दों की संख्या है, और अंकों का निर्धारण कैसे होगा कि हम जो टाइपिंग कर रहे हैं हमारे मार्क्स कितने आते हैं, कैसे अपन अंदाजा करेंगे सर, ये तो बताओ हमें। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको बात करनी है, किसकी बात कर रहे हैं, देखो एफिशिएंसी की बाद में बात करने वाले हैं, पहले हम कर रहे हैं किसकी, टाइपिंग की बात कर रहे हैं। आपको पता ही है दोनों भाषाओं में आपकी क्या होने वाली है, टाइपिंग होने वाली है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि दोनों भाषाओं में आपकी टाइपिंग होने वाली है। उसके बाद प्रत्येक भाग का 25 अंकों का होगा। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया है कि प्रत्येक भाग आपका 25 अंकों का रहने वाला है, और प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। हाँ ठीक है सर, हम आगे इसको देख कर ही आ रहे हैं, हमको तो ये बताओ कि शब्दों की संख्या कितनी रहेगी। तो शब्दों की संख्या मेरे भाई यहां पर रहने वाली है, यदि आप इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में शब्दों की संख्या रहेगी कितनी, 500। ठीक है, इंग्लिश में शब्दों की संख्या कितनी रहेगी, 500। और हिंदी में कितनी रहेगी, हिंदी में रहेगी आपके शब्दों की संख्या कितनी, 400। ये आपको यहां पर ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अंग्रेजी में आपको 500 शब्द मिलेंगे और हिंदी में आपको 400 शब्द मिलेंगे। अब आप सीधा सीधा कॉमन सेंस लगाओ, सीधा सीधा कॉमन सेंस लगाओ कि आपके पास 10 मिनट हैं। ठीक है, आपके पास 10 मिनट हैं और शब्द कितने दिए जा रहे हैं, 500 वर्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये कितने नंबर के हैं, यदि आप फुल मार्क्स लेना चाहते हो, ठीक है, तो फुल मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, 25 अंक मिलेंगे। अब यदि आप 10 मिनट में 500 वर्ड कर देते हो, ठीक है, तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड का मतलब है WPM। WPM में इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है, वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड टाइप करें कि 10 मिनट में 500 वर्ड लिखे जाएं। तो मेरे भाई क्या करोगे आप, 500 में 10 का भाग दे दो। ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, WPM होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपकी इतनी स्पीड है तो आपको कितने अंक मिल जाएंगे, 25 अंक मिल जाएंगे। अब आप चाहते हैं मुझे तो 25 अंक नहीं लेने, कम लेने हैं, तो आप स्पीड को कम कर लेना, लेकिन आपको मिनिमम जो अंक लाने हैं ना यहाँ पर 9 तो लाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए मेरे भाई, आपकी स्पीड होनी चाहिए कितनी, 50 WPM। यदि आप ऐसे ही हिंदी की बात करें तो वही चीज है, हिंदी में भी आपको 10 मिनट मिलेंगी। ठीक है, 10 मिनट मिलेंगी और आपको 400 वर्ड दिए जाएंगे, 400 वर्ड दिए जाएंगे। और आप यदि पूरे मार्क्स लेना चाहते हो हिंदी में भी तो आपको कितनी स्पीड चाहिए, 10 का भाग इसमें दे दो, तो आपको 40 WPM यानी वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, आगे अपन डिस्कस करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने 500 जो वर्ड दिए हैं सभी को टाइप कर दिया, यदि इनमें मिस्टेक है ना उस वर्ड को काउंट नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी वर्ड को आपने गलत लिख दिया है, इनकरेक्ट लिख दिया है, तो उस वर्ड को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपके क्या है, नंबर कट जाते हैं। अब यहां पर एक बात और देखनी है आपको, एक बात और देखनी है कि प्रत्येक अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द के लिए देखो यहां पर आपको मार्किंग बताई जा रही है, यहां पर आपको मार्किंग बताई जा रही है कि जो आपकी क्या है इंग्लिश है, जो आपकी इंग्लिश है उसमें एक वर्ड के कितने नंबर होते हैं। यदि आप सही तरह से एक वर्ड को टाइप कर देंगे तो कितने नंबर होने वाले हैं। तो यदि इंग्लिश में प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक आपको मिलने वाला है, और हिंदी में प्रत्येक सही अंक पर आपको कितना मिलेगा, हिंदी में, हिंदी में आपको कितना मिलेगा, हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर आपको, ठीक है, 0.0625 आपको मिलेंगे। यानी कि एक वर्ड यदि आप इंग्लिश में सही करते हो, एक वर्ड आप सही करते हो इंग्लिश में, तो आपको कितने सही, कितने नंबर मिलेंगे एक वर्ड के, 0.05 अंक।
अब आपको कितने करने हैं, 500 वर्ड करने हैं। तो आप 500 वर्ड को सही सही कर देते हो, ठीक है, 500 वर्ड को सही कर देते हो तो 500 मल्टीप्लाई 0.05 कर दो तो कितने अंक हो जाते हैं ये 25 अंक हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यदि आपको 25 अंक प्राप्त करने हैं इंग्लिश में तो आपको 500 वर्ड बिल्कुल करेक्ट करने पड़ेंगे। यदि आप गलत कर देते हो ना तो गलत करने पर इतने नंबर आपके कट जाएंगे, हर वर्ड पर 0.05 कट जाएगा। आपको पता चल गया होगा, ठीक है जी। अब यदि आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में हर वर्ड का आपको कितना अंक दिया जाएगा, 0.065। तो एक वर्ड का हिंदी में, अच्छे से समझ लो पहले, एक वर्ड का हिंदी में कितने नंबर दिए जाएंगे, 0.0625, इतने नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, इतने अंक दिए जाएंगे हिंदी के अंतर्गत। अब आपको हिंदी में कितने वर्ड टाइप करने हैं, 400। तो 400 पर कितने मार्क्स हो जाएंगे, 400 मल्टीप्लाई 0.0625। तो जब आप ऐसे करते हो तो आपके 25 अंक आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको जो ये 400 वर्ड हैं, ये 500 वर्ड हैं, ये बिल्कुल करेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आपके पूरे अंक दिए जाएंगे। यदि मान के चलो आप 5 अंक गलत कर देते हो, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बात करूंगा, यदि आप अंग्रेजी में, ठीक है, मैं बात करूं, यदि आप अंग्रेजी में आप 5 वर्ड गलत कर देते हो, 5 वर्ड आपने गलत कर दिए, 5 वर्ड इनकरेक्ट कर दिए, इनकरेक्ट कर दिए, तो मेरे भाई आपके कितने नंबर कट गए, एक जो वर्ड है कितने नंबर का है, 0.05 का, 0.05 का है। तो कितने नंबर कट गए आपके, तो ये कितने कट गए, 0.25 अंक आपका कट गया, ठीक है। यानी कि 0.25 अंक आपका कट गया। यदि आप 5 वर्ड गलत कर देते हो तो 5 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, अब आप कितने गलत कर रहे हो उसका मल्टीप्लाई इससे कर लेना, तो वह फिर क्या करोगे आप, 25 में से घटा देना, 0.25 कर देना। तो अब आपके कितने नंबर आएंगे, अब आपको इतने अंक दिए जाएंगे, ठीक है। यदि आप केवल कितने अंक गलत करते हो, 5 वर्ड, ये मैं किसकी में बात कर रहा हूं, इंग्लिश में। ऐसे ही आप हिंदी में कर लेना, हिंदी में यहां पर मल्टीप्लाई किससे कर लेना, 0.625 से कर लेना। तो ये मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। यानी कि अंग्रेजी में प्रत्येक वर्ड कितने का रहेगा, 0.05 अंक का, हिंदी में प्रत्येक वर्ड 0.0625 का रहेगा। यदि आप इसको सही करते हो तो इतने मिल जाएंगे, गलत करते हो तो इतने कट जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। आगे चलते हैं। अब गलतियां क्या क्या मानी जाएंगी, ठीक है, किसी भी वर्ड को आपके को गलत कम माना जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि इस वर्ड, ये वर्ड गलत है आपका, ये वर्ड सही है, तो कैसे माना जाएगा, तो गलतियां क्या क्या मानी जाएंगी, कौन सी गलतियों पर आपको अंक नहीं मिलेगा। टाइपिंग में निम्नांकित गलतियां होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं, देखो आपने क्या किया है, या तो गलत वर्ड ही लिख दिया, ठीक है, गलत वर्ड, शब्द या अंक लिखना। जैसे मान के चलो वहां पर आपका कोई भी वर्ड लिखा हुआ था, जैसे आपका ये लिखा हुआ था वर्ड, इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो आप, वहां पर WORLD लिखा हुआ था और आपने क्या टाइप कर दिया उस जगह पर, आपने टाइप कर दिया वर्ड। अब यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मेरा एक ही करेक्टर तो गलत हुआ है, इसका काट लो और का तो दे दो, नहीं, पूरे ही वर्ड के नंबर काटे जाएंगे। यानी कि आपका एक वर्ड गलत हो गया है, तो एक वर्ड गलत हो गया है मतलब 1 × 0.05 अंक आपका कम हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतने अंक आपके कम हो जाए। उसके बाद वर्डों, शब्दों या अंकों का छूटना। देखो यहां से आप समझ रहे होंगे, मान के चलो उन्होंने तो फिक्स वर्ड दिए हैं ना, जैसे इंग्लिश की ही बात करें, एग्जांपल में इंग्लिश के ही लेके चलूंगा, 500 वर्ड दिए और 500 वर्ड को आप करेक्ट कर देते हो ना, तब जाके इसमें 0.05 जोड़ो, तब जाके 25 अंक जुड़ेंगे। अब मान के चलो कुछ शब्द आपसे छूट गए बीच में, स्किप कर दिए, तो ये 500 से कम ही तो आपने टाइप किए, ठीक है। मान के चलो 25 आपने छोड़ दिए वर्ड, तो यहां पर आपने कितने टाइप किए, 475 ही तो किए। अब 475 में 0.05 कर दो, अब आपके कितने नंबर बनेंगे उस हिसाब से आप निकाल लेना। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि आप किसी भी वर्ड को छोड़ देते हो या आपसे कोई छूट जाता है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया हो, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट में कुछ एक दो अपनी तरफ से बढ़ा दिए हो, ऐसा नहीं होगा। यदि आपने कोई भी वर्ड स्किप कर दिया है तो उसका नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ये अगली बार क्या कह रहा है, वर्डों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना। यानी कि कोई शब्द आपने एक बार लिख दिया
और आप दोबारा भी उसी को लिख रहे हो तो दोबारा से आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। एक शब्द का एक बार नंबर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बार बार आप उसी को लिखते रहोगे तो उसका नंबर दिया जाएगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना। यदि आपने विराम चिन्ह है, ठीक है, आपने हलंत वगैरह हैं, इनका सही तरह से उपयोग नहीं किया तो आपका जो शब्द है ना वो गलत माना जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मान के चलो कोई शब्द ऐसे लिखा हुआ था राम, और राम के जस्ट साइड में कोमा लगा के ऐसे राम हु इज ऐसे कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में। अब यदि आपने केवल राम लिख दिया और उसके बाद स्पेस लगा के आपने हु लिख दिया ना और आपने कोमा नहीं लगाया, तो ये शब्द आपका क्या है, गलत माना जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका एक वर्ड गलत हो चुका है। ये ये कहना चाह रहा है। कई बार आप देखते होंगे ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे कोई बुक का नाम लिख दिया, ठीक है, और आपको ऐसे लिखा हुआ वो मिलता है। ठीक है, अब क्या करते हो, ये केवल यदि आप बुक ही बुक लिख देते हो, इनको अपोस्ट्रोफी को नहीं लगाते हो, तो ये भी आपका क्या है, शब्द गलत माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। तो ऐसे जो भी सिंबल्स आए, जो भी चिन्ह आए, उनका यथावत प्रयोग करना आपको जरूरी है। नहीं तो वह शब्द ऐसा नहीं है कि सर मेरे तो इन के नंबर काट दो, इस इसका तो दे दो, नहीं, पूरे का ही कटेगा। ऐसे राम के साथ में कोमा है, सर कोमा ही कोमा का काट लो, राम का तो दे दो, नहीं भाई, पूरा शब्द ही जाएगा। ठीक है, पूरा शब्द ही उड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। उसके बाद शब्द अंतराल में त्रुटि करना। जैसे मान के चलो राम इज अ गुड बॉय, ऐसे आपने लिख रखा है, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब आपने क्या किया, राम, और यहां पर आपने स्पेस नहीं लगाया और इज लिख दिया। ठीक है, राम इज ऐसे आपने लिख दिया और उसके बाद ए लिख दिया ऐसे, तो ये दोनों शब्द ही आपके क्या हैं, गलत मान लिए जाएंगे, कोई सा भी सही नहीं माना जाएगा। यानी कि यदि इनके बीच में स्पेस है ना तो स्पेस लगाना पड़ेगा आपको, सब अंतराल आपको देना पड़ेगा। तो यदि आपने ये नहीं दिया तो भी आपका गलत मान लिया जाएगा। सीधा सीधा सा लफड़ा है। ठीक है, नियमों की तरफ मत जाओ, ये याद भी नहीं होंगे। सीधा सीधा सा लफड़ा ये है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आपको टाइप करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यदि आपको थोड़ी भी स्पेस दिख रहा है ना तो स्पेस देना है, यदि आपको इसके ऊपर ऐसा दिख रहा है तो लगाना ही है, यदि नहीं लगाया आपका शब्द गलत है। जैसा दिख रहा है एज इट इज वैसा ही लिखना है। अंग्रेजी में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना। अब देखो वहां पर आया क्या, RAM आया, ऐसे लिखा हुआ आया किसी लाइन में, और आपने क्या कर दिया, आपकी स्पीड चल रही है भाई बहुत, देखो आप देखते हुए तो गलती नहीं करोगे, गलतियां ये हो जाती हैं कई बार, अपन का ध्यान नहीं रहता। अब आपने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है, ऐसे स्मॉल में लिख दिया। अब आप कहोगे सर मैंने सही तो लिखा है, नहीं भाई, यहां पे यदि कैपिटल है तो कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल नहीं कर सकते, तो भी आपका पूरा शब्द ही। अब आप कहोगे सर ऐसा करो RR का काट लो, इनका तो दे दो, नहीं भाई, पूरा ही वर्ड जाएगा आपका। और एक वर्ड पर कितना नंबर कट जाएगा, एक वर्ड पर आपका 0.05 अंक कट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी कि कैसी गलतियां करने पर क्या क्या होगा। हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना। मान के चलो राम ने कहा कि, ऐसे राम ने कहा कि वह घर जा रहा है, घर जा रहा है, ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है। अब यहां पर की के ऊपर छोटी मात्रा है और आप जैसे लिखने जा रहे हो ना, तो राम ने कहा कि अपने हिसाब से आपने देख ले, राम ने कहा कि ये लिख दी, भाई साहब ये गलत हो चुका है। ठीक है, इसके नंबर नहीं दिए जाएंगे, इसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। आगे आप लिखते हो इन सभी के नंबर मिलेंगे, लेकिन इस वर्ड के नंबर नहीं दिए जाएंगे आपको। कितने नंबर कट जाएंगे एक एक वर्ड के, तो हिंदी में आपका 0.0625, एक वर्ड गलत होने पर इतना नंबर आपका कट जाएगा। यानी नेगेटिव नहीं कटेगा, उसी जो वर्ड है ना उसी वर्ड के कम हो जाएंगे। ठीक है, उस वर्ड के नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड गलत कर दिया तो इसके लिए और भी नेगेटिव करो, ऐसा नहीं है। इसके इस वर्ड के नंबर नहीं मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि अपन क्या है, टाइपिंग में क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नंबर नहीं देंगी। आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पर हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी यानी दक्षता परीक्षण से रिलेटेड। ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड बात हो चुकी है कि आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो, कैसा क्या रहेगा, कितने की स्पीड और एक वर्ड पर कितना अंक दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं
इफिशियंसी की। इस बार जो नया हुआ है ना, इस बार जो नया हुआ है, आपको दोनों सॉफ्टवेयर दे दिए हैं, ठीक है। पिछली बार एलडीसी 2018 में, पिछली बार एलडीसी 2018 में केवल एमएस वर्ड के ऊपर क्या है, एमएस वर्ड के ऊपर क्या करवाई गई थी, इफिशियंसी करवाई गई थी। लेकिन इस बार आपको क्या है, दोनों दे दिए गए हैं, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। इसलिए ये दोनों सॉफ्टवेयर जब आ चुके हैं तो दोस्तों एक दो नंबर आप समझना, ये कट ऑफ कम होगी, ठीक है। एक दो नंबर आपकी कट ऑफ कम होगी केवल एक्सेल आने की वजह से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी तक क्या है, एमएस वर्ड के ऊपर क्या है, एफिशिएंसी कर रहे थे, बहुत भयंकर तरीके से कर रहे थे। लेकिन एक्सेल भी आया है और वहां पर दोनों तरह के मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांस रहते हैं। यदि केवल एमएस वर्ड होता तो बहुत अच्छी तरह से आप करके चले जाते। तो एफिशिएंसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होने वाला है, एमएस वर्ड भी रहेगा, एमएस एक्सेल भी रहेगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, बहुत लोग पहले बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर कौन से वर्जन पर अपन तैयारी करें, कौन से वर्जन पर करें। अब आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि 2013 वर्जन अपन यूज लेने वाले हैं। दोस्तों 2010 के बाद जो वर्जन है, 2007 से जो पहले हैं, 7 के बाद हैं, ठीक है, यानी कि 10 के जो बाद हैं, 10 के बाद 13, 16, 19 जो ये वर्जन है, इनमें सेम फैसिलिटी आपको मिलती है, उससे पहले वालों में लगभग सेम जैसी मिलती हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 13 जो वर्जन है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है और अब आपको दोनों तरह की इफिशियंसी तैयार करनी है। दोस्तों हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से कि हम आपको एमएस वर्ड और एक्सेल की इफिशियंसी करवाएं। पहले हमारा एमएस वर्ड का ही था, एक्सेल की भी करवाएं, ठीक है। हमारा सेटअप अभी लग रहा है, तो हम सोच रहे हैं मंडे से क्लासेज अपन स्टार्ट कर देंगे, बहुत अच्छे से हमारी तरफ से पूरा प्रयास हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, तो वहाँ पर अपन डिस्कस कर लेंगे जब एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल के ऊपर बात करेंगे कि फॉर्मेटिंग, हेडर फुटर कैसे लगाते हैं, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फेस, बैकग्राउंड, ठीक है, बॉर्डर कैसे लगाएंगे टेबल में, स्पेसिंग वगैरह, ये जो भी है इससे रिलेटेड है, इसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी, देखो जब आपसे इफिशियंसी करवाई जाती है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आप पूछा जाएगा कि अपने नाम से वाटर मार्क लगाओ, अपने नाम से वाटर मार्क लगाओ, वाटर मार्क लगाओ। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाटर मार्क कहाँ मिलेगा, और इन्होंने क्या बोला है, अपने नाम से। तो जो आपका नाम है, ठीक है, या तो वो लिख कर दे देगा कि इस नाम से वाटर मार्क लगाओ, या जैसे बोल देगा वो द वर्ड, द यूनियन, इस नाम से आप क्या लगाओ, वाटर मार्क लगाओ, या आपको फिर बोलेगा कि अपने नाम से वाटर मार्क लगा दो। तो इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि वाटर मार्क किस टैब के अंतर्गत आता है। तो ये सभी चीजें आप एफिशिएंसी से सीखोगे। उसके बाद आपसे टेबल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी एक्सेल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 15-15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको अलग अलग से 15-15 क्वेश्चन आएंगे और उनका वेटेज अलग अलग रहेगा, यानी टोटल जो नंबर रहेंगे वो 25 नंबर बैठाए जाएंगे, ठीक है। इनका वेटेज अलग अलग रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके किस में दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी में दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी में 15 क्वेश्चन, और आपके इंग्लिश में भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन के लिए आपको अलग से पेपर दिया जाएगा, ठीक है। उस पेपर पर आपको ये क्या है, क्वेश्चन मिलेंगे, अलग से पेज आएगा, वो पेपर आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐसे पैराग्राफ पहले से ही मिल जाएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, ऐसे आपको एक पेज दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा पेज में जैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने पेपर दे ही रखे होंगे कि ये करो, बोल्ड लगाओ, हाईलाइट करो, ठीक है, इस वर्ड पर बॉर्डर लगाओ, या इस पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाओ, वाटर मार्क लगाओ, ड्रॉप कैप लगाओ, सुपर स्क्रिप्ट लगाओ, स्ट्राइक थ्रू लगाओ, डबल स्ट्राइक थ्रू लगाओ। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। तो ये सभी चीजें आपसे करवाई जाएंगी। अब एक्सेल के अंतर्गत कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक्सेल यदि आपने तैयारी की होगी कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर यदि आपने पढ़ा होगा, सीईटी के अंतर्गत आपने पढ़ाई होगा, और किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी की होगी तब भी आपने पढ़ा होगा, तो एक्सेल के अंतर्गत आपने फॉर्मूले याद किए होंगे। आपके पास टेबल आएंगी और आपसे बोला जाएगा इसका योग करो, सम करो। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल में, आपने देख रखा होगा,
यदि आपको टेबल में सम करना है तो सम क्या क्या होता है, इक्वल टू ऐसे आप करते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप जो करते हो, सम करते हो, प्रोडक्ट आप करते हो, ऐसे आपसे क्या है क्वेश्चन करवा लिए जाएंगे। तो आपको अब थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्या कि आपसे कैसा भी फॉर्मूला यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10-20 आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और वो वहां पर लगाने पड़ेंगे। फॉर्मूला एक्सेल के अंतर्गत इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। ये सभी चीजें अब आपको सीखनी पड़ेंगी। जो आप पहले थ्योरी में पढ़ रहे थे एक्सेल के अंतर्गत, उन चीजों को अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। ये चीजें एक्सेल में पूछी जाती हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है। यदि आप करोगे, बस ये है कि थोड़ा सा क्या है, काम बढ़ा दिया है अधीनस्थ बोर्ड ने। यदि यही चीजें कुछ दिन पहले वो देता तो अच्छा रहता। एंड टाइम पर आप नई नई चीजें शामिल कर रहे हो और एक महीना भी अब शेष नहीं रहा है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा क्या है, लोड ले रहे हैं बच्चे, लेकिन आपको नहीं लेना है। अब देखो, दोनों भाषाओं का प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा, प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का, वो अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर जो नई बात थी वो क्या थी, जो वर्जन है आपका एम एस वर्ड 2013, एम एस एक्सेल 2013, और आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए 15-15 अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आगे चल रहे हैं अपन। अब हम बात करते हैं कि इफिशियंसी के लिए और दिशा निर्देश क्या हैं, कि हम क्या इफिशियंसी, जैसे मान के चलो हमसे बोल्ड करवा रहा है, क्या हम बोल्ड की शॉर्टकट की लगा दें सीधे, ठीक है। यदि हमसे बोल्ड करने की बोला है उसने, और हम क्या है थियोरटिकली पढ़ के आ ही रखे होते हैं, तो क्या अपन कंट्रोल+B ऐसे लगा दें, ये सही रहेगा या गलत रहेगा, वो तो अपन दिशा निर्देश को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर क्या है बताई गई हैं। अब पहला जो है, जो इनका रूल है पहला एफिशिएंसी के लिए, वो ये है कि दक्षता परीक्षा यानी एफिशिएंसी के दौरान कंप्यूटर की कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, आपको ध्यान देना है। कट कॉपी पेस्ट, देखो लास्ट में बात ये निकल के आती है, राइट माउस का क्लिक, जो माउस का राइट क्लिक फंक्शन मेनू लिस्ट लेके आता है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल की क्या होती है, कंट्रोल+A आप लगाते हो जो शॉर्टकट की। सभी फंक्शन की, फंक्शनल की मतलब F1 F2 F3 F4, ये जो होती हैं आपकी, ठीक है, F2 F3 F4, ये जितनी भी फंक्शनल कीज हैं। क्योंकि सेव के लिए आप क्या यूज ले लेते हो, सेव एज के लिए F12 यूज लेते हो आप, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है, इनके अलावा सभी की कार्य करेंगी, ये कार्य नहीं करेंगी। देखो सीधा सीधा सा, अब आगे अपन और भी रूल देखेंगे। सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आपकी इफिशियंसी में शॉर्टकट की यूज नहीं होंगी। जो भी काम आपको करना है माउस की सहायता से आपको GUI बेस्ड करना पड़ेगा। देखो दो शब्द, यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, दो शब्द सुने होंगे, एक GUI बेस्ड काम और एक CUI बेस्ड। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। यानी कि करेक्टर यूजर या कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है, CLI भी होता है वह। यानी कि वहां पर आप कीबोर्ड की सहायता से शॉर्टकट की लगा लगा कर करते हो, और GUI में आप माउस की सहायता से वर्क करते हो। तो आपको माउस की सहायता से जो भी इफिशियंसी में क्वेश्चन आपको आए, उसको माउस की सहायता से ही करना है, कोई भी शॉर्टकट की यूज नहीं लेनी है। यदि आपने कोई भी चीज शॉर्टकट की के माध्यम से कर दी, हालांकि वो अलाउ ही नहीं होंगे, ठीक है। कई चीजें ऐसी होंगी जो वर्क ही नहीं करेंगे, आप करना भी चाहोगे नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान के चलो उन्होंने बंद नहीं की, और यदि आपने शॉर्टकट की के थ्रू कोई भी क्वेश्चन आपने कर दिया, तो उसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मेरे भाई। इसलिए दिमाग में ये बैठा के जाना, आपको हर कमांड याद होनी चाहिए, ये कौन सी टैब के अंतर्गत आती है, ये जो चीजें सुपर स्क्रिप्ट है ये कौन से डायलॉग बॉक्स में मिलेगी। जैसे आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, आपका जो इंडेंट है, मार्जिन है, ये कहां पर मिलता है, ये सभी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और इनको अपन करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब अपन थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिकली भी पढ़वाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे और आपको सिखाएंगे भी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जहां से आप कर रहे हो करते रहें, ठीक है। फिनिशिंग हम अच्छी तरह से आपकी दे देंगे, आपकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया अपन दे देंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद कंट्रोल जेड का उपयोग करके स्वयं से किए गए गलत कार्य को मिटाकर सुधार कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, यदि कोई भी चीज आपने की है, कंट्रोल जेड का यूज क्या है, देखो ये किसके काम आता है, अंडू के लिए। यानी कोई भी चीज यदि आपने गलत कर दी है, उसको वहां से हटा दो, अंडू कर दो, तो ये क्या है, कंट्रोल+Z आता है। तो यहां पर इन्होंने बोल दिया है कि भैया जी आप ऐसा करना, इसको तो आप यूज ले लेना, ठीक है। स्वयं से किए गए गलत कार्य को मिटाकर सुधार कर सकते हैं, उन्होंने बोल दिया है कि इसको तो आप यूज ले लेना। तो एफिशिएंसी में आपको क्या करना है, कोई भी जैसे मान के चलो आप वर्क लगा रहे हो, इंडेंट वगैरह कुछ भी आप कर रहे हो और आपसे गलत हो जाए, आप अंडू करना चाहें, तो कंट्रोल+Z का आप यूज ले सकते हैं,
ठीक है, यदि आप लेना जानते हो। यदि आप नहीं जानते तो मत फंसना। यदि आप जानते हैं, देखो कंट्रोल की का वही यूज ले सकता है शॉर्टकट की का जिसने पहले क्या है वर्क किया हो। यदि वर्क ही नहीं किया तो उसको तो केवल याद है ना, तो शॉर्टकट की का यूज कैसे लेगा वो। इससे बढ़िया है माउस से ही काम चलाए। तो जिसको पहले से शॉर्टकट की का यूज आता है तो उसके लिए यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है कि कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग वो ले सकता है। प्रत्येक सही कार्य का मूल्यांकन प्रश्न पत्र में आवंटित अंकों के आधार पर किया जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जो आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, ठीक है, 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सभी का वेटेज सेम नहीं रहेगा, सभी के अलग अलग वेटेज रहेंगे। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का हो सकता है, कोई 2 नंबर का हो सकता है, कोई 3 का हो सकता है। तो ये उस क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। यदि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 5 नंबर का है तो 5 अंक दे देंगे, यदि वो 1 नंबर का है 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद प्रश्नों में विशेषतः पूछे गए फॉर्मेटिंग कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेटिंग व एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, अन्यथा किए गए कार्य के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि आपसे मतलब पूछा गया है बोल्ड। ठीक है, कोई क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो ये शब्द लिखा हुआ है ना राम, मान के चलो आपके पैराग्राफ में राम आ रहा था, आपसे कहा कि इसको बोल्ड करो, तो आपने जाके क्या कर दिया, आपने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है जी, ये बोल्ड हो गया। बोल्ड का मतलब क्या होता है, गहरा हो गया। अब आपने क्या अपनी तरफ से एक बात और लगा दी, क्या, इसको इटैलिक और कर दिया। बोल्ड के साथ साथ आपने क्या कर दिया, इटैलिक। अरे भैया उसने पूछा ही नहीं है इटैलिक। ठीक है, उन्होंने पूछा ही नहीं है इटैलिक, आप अपनी मर्जी से इटैलिक क्यों कर रहे हो। यदि आप ऐसा कर देते हो तो आपको जो ये अंक मिलने वाला था ना ये भी नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहा है। तो इसका कहने का मतलब है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए उसके अतिरिक्त आपको अपना, ठीक है, होशियारी नहीं लगानी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही आपको करना है, ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अगला जो पॉइंट है आपका ये है कि परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के नीचे वर्णित, ठीक है, प्रश्न पत्र के नीचे वर्णित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके वीक्षक यानी इनविजिलेटर को वापस लौटाएगा। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि आपको एक प्रश्न पत्र एफिशिएंसी के लिए अलग से दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको जो प्रश्न पत्र दिया गया है ना उसके नीचे एक प्रमाण पत्र होगा, उस पर आपको साइन करने हैं, और वह जो पेपर है वह आपको, जैसे आप कई बार क्या है ऑफलाइन पेपर देते हो तो अपने साथ लेके आ जाते हो, लेकिन एफिशिएंसी वाला आप अपने साथ नहीं ला सकते, उसको वहीं पर जमा करा के आना होता है। बात समझ में आ गई, आपसे साइन करवाए जाएंगे और उसको वहीं पर जमा कर दिया जाएगा। तो इसमें यही बातें थी। क्या क्या मेन पॉइंट थे कि भैया जी शॉर्टकट की आपको यूज नहीं लेनी है, लेकिन आप कंट्रोल प्लस जेड को ले सकते हो। उसके बाद आपको जो एडिटिंग के लिए दिया गया है उसके अतिरिक्त कोई भी काम नहीं करना है, नहीं तो वो गलत मान लिया जाएगा। और ये काम है ना, ये आप याद रखो मत रखो, वो खुद ही ले लेंगे। ठीक है, जो पेपर है आपसे खुद ही वही ले लेंगे। ऐसा तो नहीं कि सर मैं ध्यान भूल गया तो मैं तो घर पे ले आऊंगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो खुद ले लेंगे। साइन करवा के खुद पहले से ही आपको बोल देंगे भैया हमें जमा करवा के जाना है। आगे चलते हैं और क्या रूल्स हैं। उसके बाद दक्षता परीक्षण के लिए दिशा निर्देश और दिए गए हैं कि अब यहां पर आपको बताया गया है कि प्रश्न जिनके उत्तर दिए जाने हैं से संबंधित आवश्यक सामग्री, जो आवश्यक सामग्री है कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही यानी बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगी। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन थे, सर हम एम एस वर्ड को वहां पर कैसे चलाएंगे, पता नहीं कहाँ रखा होगा, एम एस वर्ड हमको चलाना नहीं आता। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको स्क्रीन खुली हुई मिलेगी। ठीक है, वहां पर एम एस वर्ड मिलेगा, वहां पर आपको एम एस एक्सेल मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आप करना चाहोगे कर सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई, यानी कि आपको चीजें वहां पर मिलेंगी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही, डिफॉल्ट जो उपलब्ध है ना वो स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिस पर प्रश्नों को आपको हल करना है स्क्रीन मिल जाएगी पहले से, आपको कुछ नहीं चालू नहीं करना। दक्षता परीक्षा के लिए दिए गए पहले से ही उपलब्ध पैराग्राफ या टेबल की सामग्री में प्रश्न पत्र में पूछे गए टास्क के अलावा बदलाव किए जाने या हटाने की स्थिति में बदलाव किए गए पैराग्राफ टेबल पर किए गए किसी भी कार्य के अंक नहीं, ये अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यदि उन्होंने जो कुछ दिया उसके अलावा आप कुछ कोई भी वर्क करते हो उसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो बताना था, मुझे ये बताना था कि आपको ये लोड नहीं लेना है कि सर हम एम एस वर्ड को वहाँ पर कैसे चलाएंगे, नहीं, आपको स्क्रीन के ऊपर पैराग्राफ मिलेगा, टेंशन फ्री रहे। आपको पैराग्राफ स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा और आपको क्या है पेपर हाथ में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टाइपिंग के लिए कीबोर्ड एवं फॉन्ट कौन से होंगे,
ये भी आता है कि सर हमें कीबोर्ड कैसा मिलेगा, ठीक है, बहुतों के सर मैं कौन से कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करूं, जो आपका ये एंटर वाला, ये लंबा वाला आएगा या एल वाला आएगा, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और सर कौन से फ़ॉन्ट में करूं? अरे फ़ॉन्ट में ये जो फ़ॉन्ट है ना, जो आपको बताए गए हैं, यहाँ पर ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अंग्रेजी टाइप के लिए, देखो अब टाइपिंग के लिए अब आपकी जो एफिशिएंसी का है ना, अब तक देखो पहले अपन ने टाइपिंग की बात की, उसके बाद एफिशिएंसी की बात की, अब दोबारा से अपन टाइपिंग के लिए यानी टाइपिंग एफिशिएंसी दोनों के लिए मिक्सअप में कुछ निर्देश और दिए गए हैं, अतिरिक्त निर्देश हैं, उनका और आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, यदि आपको टाइपिंग में पास होना है, बढ़िया नंबर लाने हैं। किसी भी मैदान पर जाने से पहले, किसी भी युद्ध में जाने से पहले, जंग जीतने से पहले उस युद्ध के नियम कानून आपको पता होने चाहिए। यदि आपको वो नहीं पते तो चाहे आप कितने भी बड़े योद्धा हों, आप हार जाओगे। तो अंग्रेजी टाइप के लिए प्रचलित फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है प्रचलित फॉन्ट। तो प्रचलित फॉन्ट का मतलब है अभी कौन सा फॉन्ट चल रहा है डिफॉल्ट रूप से, तो ये चल रहा है मेरे भाई कैलिब्री। अब यहाँ पर आपको देखो, ये तो इन्होंने लिख दिया है, क्यों लिखा है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, लेकिन वहां तो अपने आप डिफॉल्ट रूप से आएंगे मेरे भाई, ठीक है, वहां तो अपने आप डिफॉल्ट रूप से सेलेक्ट हो रखा होगा कैलिब्री, आपको तो बस क्या करना है, खड़क खड़क करना है, ठीक है। ऐसे आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी टाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड और देवले, ठीक है, देवलेज 010, जो देवलेज है ये आपको यूज लेना है। कैसा रहेगा, कुछ इन्होंने डेमो दिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपका कीबोर्ड आने वाला है, आप टाइपिंग कर रहे होंगे। तो ये यहाँ पर बताना था मुझे कि जो फॉन्ट यूज लिया जाएगा इंग्लिश में तो कैलिबरी और हिंदी में देवलेज 010, ठीक है, और हिंदी टाइपिंग के लिए जो भी कीबोर्ड है ये आपको दे रखा है। आगे चलते हैं। उसके बाद कीबोर्ड और माउस खराब होने की स्थिति में क्या करें। एक क्वेश्चन ये है कि सर बाई चांस हम गए और हमारा कीबोर्ड खराब है, कोई की काम ही नहीं कर रही, तो देखो एक तो क्या है, आपको पहले से ही जाके उसको चेक कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में पता चले जब आप टाइपिंग करने लग जाएं कि आपकी ये की तो काम ही नहीं कर रही। आपको क्या है, टाइपिंग करने से पहले कुछ समय के लिए एक डेमो वहां पर भी दिया जाएगा, ठीक है, डेमो के लिए एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वहां पर क्या करें, आप पहले उनको चेक कर लें, सभी की को प्रेस कर करके चेक कर लें ये अच्छे से वर्क कर रही हैं या नहीं, माउस को चेक कर लें, स्क्रीन वगैरह को, सब कुछ जो भी डिवाइसेज हैं सभी को आप अपने हिसाब से चेक कर लें, नहीं तो बाद में यदि कोई खराबी निकली ना, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। तो इसलिए पहले ही आप चेक कर लें। यदि आपको पहले ही ऐसा लग रहा है ना कि मेरा कीबोर्ड खराब है, मेरा माउस खराब है, या आपकी टेबल भी खराब है, तो आप उसकी शिकायत वहां पर कर सकते हो, जो भी वहां पर लगे हुए हैं, ठीक है, इन्विजिलेटर है या जो भी है, उससे आप अपनी बात बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें। देखो कंप्यूटर पर आपको क्या है, एक लॉगिन आईडी दी जाएगी, वह उसमें क्या है एंटर करनी पड़ेगी। तो ये तो आपको पता है, जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड वो दे रहे हैं उसको आपको सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि यदि वो गलत हो गई ना तो आपका वो एंटर ही नहीं होगा, ओपन ही नहीं होगा। तो इसलिए एक वो कोड देंगे, वहीं पर आपको दे दिया जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर लगा रहता है, एक पर्ची आपको दे दी जाएगी, लॉगिन आईडी दे दी जाएगी। जैसे आप उस सॉफ्टवेयर में लॉगिन आईडी को एंटर करोगे, आपका जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कंप्यूटर पर लॉगिन करके, देखो लॉगिन करके अभ्यास परीक्षण, यही मैं बात कर रहा था, आपको क्या है लॉगिन करके एक प्रैक्टिस सेट पर, प्रैक्टिस सेट जो वहां पर मिल रहा है उसके ऊपर आपको कीबोर्ड माउस स्क्रीन का परीक्षण करके सुनिश्चित कर ले में, ठीक है, कि हमारे सही ढंग से कार्य पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। ये भी सुनिश्चित कर ले में कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में अभ्यागर को सुरक्षित नहीं करने की दशा में जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। यहां पर उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है, यदि परीक्षा शुरू होने से पहले, यानी आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है, यदि आपने वहां पर भी चेक नहीं किया है ना, और उसके बाद आप बोलें अभ्यागर को, यानी कि जो भी आदमी वहां पर लगा हुआ है इन्विजिलेटर है, कि सर मेरे तो ये चल नहीं रहा, तो वो यही बात बोलेगा कि भैया अब आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी कब तक थी, जब तक आप प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे थे, यानी आपको पहले ही चेक कर लेना था कि आपके ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये पॉइंट आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान बस हमें तो टाइपिंग करनी है, हमें तो टाइपिंग करनी है,
और वहाँ पर क्या है, कीबोर्ड खराब आ जाता है। अब आप किससे टाइपिंग करोगे, किससे टाइपिंग करोगे, तो ये होने लग जाएगा। आपका यदि माउस खराब हो गया तो आप किससे एफिशिएंसी करोगे, आपकी लेफ्ट की काम नहीं कर रही तो किससे करोगे। तो पहले से ही आपको क्या करना है, इन चीज़ों को जांच लेना है। यदि इनमें कोई भी खराबी है तुरंत आप वहाँ पर सूचना दे दो, तो ये आपका हो जाता है। खराब होने की स्थिति में क्या करें, जो भी उनका आदमी लगा हुआ है वहाँ पर आपके रूम में, जो भी एग्जाम कराने के लिए आए हुए हैं, उनको आप सूचित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है अन्य दिशा निर्देश और क्या क्या हैं। देखो, और मिक्सअप में जो और निर्देश जो दे रखे हैं वे भी आपको पता होने चाहिए। टंकन गति एवं दक्षता परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाएगा। देखो, सॉफ्टवेयर तो वहीं पर आपको मिलेगा। आपको ऐसा तो है नहीं कि सर हम पेन ड्राइव में लेकर चले जाएं हमारे एमएस वर्ड को और वहां पर कंप्यूटर में लगा के और उसको खोल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर आपको जो पीसी मिलेगा, जो सिस्टम मिलेगा, उसके ऊपर पहले से ही सॉफ्टवेयर आपको मिलने वाला है। आपको घर से कुछ भी नहीं लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो मेरा कीबोर्ड लेकर जा रहा हूं, उसी से स्पीड मेरी ज्यादा आती है, नहीं भाई। जो कीबोर्ड वो देंगे उसी से आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि अपना कीबोर्ड लेकर चले गए, अपना माउस लेकर चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां से जो मिल रहा है उसी पर आपको करनी होगी। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेना, कहीं अपना टाइम बर्बाद करने और आपका टाइम निकल जाए और टाइपिंग भी पूरी नहीं हो। ऐसा हाई कोर्ट के अंतर्गत कई बार हो जाता है, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट एलडीसी में भी ऐसा हुआ है बच्चों के साथ, तो इसको आप ध्यान रख लें। अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू आपने कर दिया, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो टेस्ट है एक बार आपने ऑन ऑन कर दिया, यानी स्टार्ट कर दिया, करने के बाद सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा। देखो, कई बार मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई थी वो क्या थी कि मैं टाइपिंग कर रहा था और मेरी जो कीबोर्ड जहां पर रखा हुआ था वो आगे पीछे हो रहा था। अब जैसे मैंने अब वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी। अब ऐसा नहीं है कि मैं सेट कर लूं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं, नहीं भाई, वो तो चालू ही है। अब आप जितना समय इधर उधर खराब करोगे ना तो वो आपका समय बर्बाद होगा, वो नहीं रुक सकता, फिर उसमें मिनट चलती रहेंगी, उसमें जो टाइमिंग है ना वो चलता रहेगा, वो फिर बंद नहीं होगा बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले ही, इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले ही चेक कर लें, अच्छे से बैठ जाएं, कीबोर्ड को अपने हिसाब से सेट कर लें, पहले ही कर लें इन बातों। यदि बाद में आपका कीबोर्ड में जो निकलती है रैक बार बार आगे पीछे हो रही है और फिर बाद में कहें नहीं मैं इसको बंद कर लेता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप उससे लॉग आउट होगे, बीच में नहीं हो सकते। तो अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू करने के बाद सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा। अतः अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि समय को नष्ट किए बगैर प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से सही टाइप और प्रविष्टियां यानी इंटर करने की कोशिश करें। यानी कि आपके लिए टाइम रुकेगा नहीं, यदि आपको कोई बीच में समस्या आ जाती है तो वो बीच में रुकेगा नहीं, इसलिए पहले ही आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, पेन आदि वर्जित हैं, ये तो रहता ही है। अभ्यर्थी अपना कोई भी कीबोर्ड एवं कोई कीबोर्ड स्टिकर लेकर नहीं आवे, परीक्षा में किसी भी प्रकार के कीबोर्ड स्टिकर की अनुमति नहीं। देखो, कई बार क्या करते हैं अपन, जैसे इंग्लिश का कीबोर्ड मिलेगा वहां तो उसके ऊपर हिंदी के शब्द, हिंदी के करेक्टर लिखे हुए मिलेंगे नहीं। कई बार आप ऐसा करेंगे, नहीं मैं हिंदी वाले जो स्टिकर हैं वो लेकर चले जाऊं, इस जगह पर आ बनता है, ई बनती है, ऐसा कुछ नहीं। और आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, पहले से टाइपिंग करके जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड की जिम्मेदारी थी इन सभी चीजों को बताना, ठीक है। मान के चलो आप ले गए, अपना कीबोर्ड ले गए, उस पर चिपका के ले गए स्टिकर को, कि तो परेशानी आ जाती ना, तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं करना है। कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें, इससे होने वाली समस्या के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं है वहां पर जाकर आप कंप्यूटर मास्टर बन जाएं, कोई भी फंक्शन वहां पर खुला हुआ है, कोई भी ऐप वगैरह है, उसके ऊपर क्लिक करके अरे मूवी देख लेता हूँ, वो वैसे होता नहीं है वहां पर, वही आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी नहीं खोलना है बाई चांस, क्योंकि ये जो है ना, जैसे आपकी ये जो आपकी जो लैब्स हैं इनमें कंप्यूटर इतनी जर्जर अवस्था में रहते हैं कि इधर उधर आपने कुछ भी कर दिया ना, पता चले कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वही चालू नहीं हो रहा। इसलिए अपने काम से मतलब रखें, इधर उधर के सॉफ्टवेयर को नहीं चलाएं, तो ये भी आपका हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, देखो सबसे जो मतलब हाईलाइट जो क्वेश्चन हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि सर हमें ये बताओ
कि ऑल्ट एवं कंट्रोल की का प्रयोग करना है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परीक्षा के दौरान ऑल्ट एवं कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें, ये उन्होंने लिख दिया है परीक्षा के दौरान। अब यहां पर क्लियरली नहीं लिखा है उन्होंने, क्या नहीं लिखा है कि इसका हमें किस में प्रयोग, एफिशिएंसी में नहीं करना है, एफिशिएंसी में नहीं करना है या टैपिंग में नहीं करना है, ये क्लियरली नहीं लिखा है इन्होंने। तो कहने का यही मतलब है, इसका जो मतलब निकल रहा है दोस्तों वो ये निकल रहा है कि ऑल्ट एवं कंट्रोल की का उपयोग नहीं होगा। इसका मतलब है शॉर्टकट की का उपयोग नहीं होगा, शॉर्टकट की का उपयोग नहीं होगा, शॉर्टकट की का उपयोग नहीं होगा। और जो आपकी हिंदी में वर्ड हैं ऑल्ट के साथ लगाए जाते हैं, ठीक है, ऑल्ट के साथ जो आपके वर्ड बनते हैं वो भी ज़्यादातर, ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा हुआ लेकिन आने के चांस नहीं है, ठीक है। ऑल्ट के साथ जो शब्द हैं, फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ऑल्ट के साथ जो जनरल शब्द हैं ना उनको तो आपको करके जाना है, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। जैसे आपके पेपर में किया है, ये बोल देगा कि आप हिंदी की टाइपिंग सीख रहे हो तो आपने ऑल्ट को भी क्यों नहीं सीखा, ठीक है। ऐसे अनर्थक बयान दे देंगे जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे इन्होंने अभी बयान दिए थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिए कि हमने जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपके 7, 8, 9, 10 क्लासेज में आप पढ़ के आ रहे होंगे। ऐसे आपसे बोल देगा कि आप जब हिंदी की टाइपिंग कर रहे थे तो आपको ऑल्ट से भी कर लेनी चाहिए थी, ऑल्ट के बिना कोई अक्षर ऑल्ट के साथ कोई अक्षर आ गया आपके ऑफिस में तो आप उसको कैसे टाइप करोगे, तो ये तो आपकी कॉमन सेंस होना चाहिए था। तो ऐसे ये अपना जवाब दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा तो है ऑल्ट एवं कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें, तो ये शॉर्टकट की के संदर्भ में ज़्यादा लग रहा है। आपको क्या है, टाइपिंग में भी बहुत ही कम पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है आप बहुत सारे शब्द याद कर रहे होंगे सर ऑल्ट से। ऑल्ट इनसे क्या है, आपकी स्पीड कम हो जाती है लेकिन आपको ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, आपकी टाइपिंग में ज़्यादा यूज नहीं होंगे ऐसे शब्द। मुश्किल से 2-4 शब्द आ सकते हैं, ठीक है, मुश्किल से दो भी नहीं करा, हाँ 2 से 3 को ये शब्द ऐसे आ सकते हैं ऑल्ट के साथ। तो ये आपको क्या है, 1-2 शब्द भी अपन क्यों छोड़ें, इसलिए आपको जो जनरल है ना 10-5 जो हैं ऑल्ट के साथ इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। जब आप इतना कुछ कर ही रहे हो तो आप यहाँ पर भी क्यों रिस्क लें, तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। ऑल्ट के साथ ही ज़्यादा नहीं आएंगे सब, 2 से 4 क्वेश्चन, 4 वर्ड ही आपके आएंगे, लेकिन उनको भी क्यों छोड़ना। तो ऑल्ट एवं कंट्रोल की का जो आपका डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपके एफिशिएंसी में काम नहीं करेंगे। उसके बाद रही बात टाइपिंग की, टाइपिंग में 2 से 5 क्वेश्चन आ सकते, 5 क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन निकल रहा है, 2 से 5 वर्ड यानी 500 में से 500 वर्ड में से मेरे भाई 500 वर्ड में से 2 से 5 वर्ड आपके ऑल्ट के आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो इसलिए आप क्या करें कि ऑल्ट के साथ कुछ एक शब्द जो जनरल शब्द हैं 10-5 उनको आप कर जाएं, जिससे क्या है दिक्कत नहीं आए आपको। उसके बाद आते हैं बैक स्पेस का हाफ यूज होगा। दोस्तों यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि टंकण गति परीक्षण में यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया और वह सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधार कर सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए इंटर या स्पेस बार का प्रयोग नहीं किया हो। एक बार इंटर या स्पेस बार का प्रयोग कर लिए जाने के बाद बैक स्पेस का काम नहीं करेगा। जो आपका बैक स्पेस है वो काम नहीं करेगा यदि आपने उस शब्द के बाद इंटर या स्पेस बार उपयोग में ले लिया है। अब इसका मतलब समझाओ सर। मतलब ये है, जैसे मान के चलो आपको एक लाइन दी गई है, राम इज आ गुड बॉय, राम इज आ गुड बॉय, यह एक लाइन दी गई है, आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, आपने ये टाइप किया RAMM, ऐसे टाइप हो गया आपसे, तो ये भी आपका शब्द गलत ही हो गया और RAMM आपका टाइप हो गया। अब आपको क्या करना था, इज लिखने के लिए स्पेस बार प्रेस करोगे ना, क्योंकि भाई आपको स्पेस देना है। यदि आपने स्पेस दे दिया, अब यदि आपने स्पेस दे दिया उसके बाद आप इस एम को बैक स्पेस से नहीं हटा सकते। बात समझ में आई? जब तक आपने स्पेस नहीं दिया है, आपका जो ये था, ये आपका कर्सर है यहीं पर है, आपने स्पेस नहीं दिया है तब तक ही आप इसको क्या है बैक स्पेस से हटा सकते हो। जैसे आपने स्पेस दे दिया उसके बाद आपको अगला शब्द ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इज ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद मान के चलो आपने फिर स्पेस दे दिया, ए दे दिया, उसके बाद फिर स्पेस आपने दे दिया,
ऐसे आपने लिख दिया, जैसे GOAD लिखा आ गया आपसे, ठीक है। तो GOAD हो गया, तो अब आपने यदि स्पेस नहीं दिया है तब तक आप इसको सही कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पर स्पेस दे दिया फिर आप इधर वापस नहीं आ सकते, फिर आपको आगे ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब है बैक स्पेस का यूज तो होगा लेकिन हाफ होगा। हाफ का मतलब है कि जैसे आजकल जैसे अपन MS वर्ड में काम करते हैं तब तो क्या है, कहीं पर भी पहुंच जाएं बैक स्पेस से वापस आ सकते हैं। लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर रहेगा जहां पर आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी उसमें ये फैसिलिटी रहेगी कि आपने यदि एंटर या स्पेस नहीं प्रेस किया है तब तक ही आप बैक स्पेस का यूज ले सकते हो। यदि आपने उस शब्द के बाद में यदि आपने उस शब्द के बाद में स्पेस का यूज ले लिया, स्पेस बार प्रेस कर दिया, फिर आप बैक नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आप उस शब्द को करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कहना चाह रहा है बैक स्पेस। उसके बाद है शॉर्टकट कीज का प्रयोग नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूं। बैक स्पेस का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन ये लाइन है आपकी जो आपको ध्यान देनी है, शॉर्टकट कीज का प्रयोग नहीं करें, ठीक है। तो दक्षता परीक्षा में आपको केवल क्या यूज लेना है, माउस का ही उपयोग करना है। यदि किसी कारण से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, किसको सूचित करें, अवजागर को सूचित करें। परीक्षा के उपरांत इस प्रकार की समस्याओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर से अनाधिकृत या अनावश्यक छेड़छाड़ की गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपके नियम हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर एक चीज नहीं आई है, ठीक है। कौन सी चीज नहीं आई कि सर जो वर्ड है हमारा, जो वर्ड है हमारे सॉफ्टवेयर में तो हाईलाइट होके आता है, वहां पर हाईलाइट होके आएगा या नहीं, शब्द हाईलाइट होकर आएगा या नहीं, ठीक है। शब्द का मतलब है ऐसे आपके पास कोई लाइन है, ऐसे आपके पास कोई, जैसे मैं वही लाइन ले रहा हूं, जब आप सॉफ्टवेयर से करते हो ना तो ये ऐसे हाईलाइट हो रखा होता है, आपको पता होता है कि मुझे ये टाइप करना है। फिर आप जैसे इस पे दे देते हो ना तो ये हाईलाइट फिर इसके ऊपर आ जाता है, फिर आपको पता चल जाता है मुझे ये टाइप करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो मेरे भाई आपका जो सॉफ्टवेयर आएगा ना उसमें हाईलाइट शब्द नहीं होंगे, ठीक है। शब्द हाईलाइट नहीं होंगे, शब्द हाईलाइट नहीं होंगे। आपको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा कि आप किस शब्द को टाइप कर रहे हो, आगे आपको कौन सा लिखना है। शब्द हाईलाइट नहीं होंगे, शब्द हाईलाइट नहीं होंगे। तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। शब्द हाईलाइट नहीं होंगे, और यदि आपके हो जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं 2018 के आधार पर बता रहा हूँ कि हाईलाइट नहीं होंगे, और यदि हाईलाइट होके आ जाते हैं तो ये तो आपके लिए सोने पर सुहागा रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें थी हमारी किसके संदर्भ में, आपकी LDC टाइपिंग एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो अपन ने डिस्कस कर ली हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और हम आपके लिए क्या कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए MS वर्ड की इफिशियंसी, एक्सेल की इफिशियंसी पूरी तरह से, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि मंडे से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। पूरी कोशिश कर रहे हैं मंडे से स्टार्ट हो जाए, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जो आज की ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप एक नौकरी लेने जा रहे हो तो आपने इतना टाइम दिया है, 1-2 साल का आपने टाइम दिया है, उसके लिए आप 1 घंटा रूल समझने के लिए नहीं दे सकते क्या? मान के चलो आपने शॉर्टकट की यूज ले ली, फिर क्या करोगे? आपको नंबर नहीं मिलेगा लेकिन आप तो यूज लेके आ गए। तो ऐसे रूल्स हैं, आपको समझना चाहिए। युद्ध में उतरने से पहले आपको नियम कानून सब पता होने चाहिए, तभी आप जंग जीत सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।